हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आंचल श्रीवास्तव। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आप लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं अच्छे से पता होगा कि उसके नॉर्म्स कंडीशंस क्या होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है और क्यों बनती है। ओके, तो इसके कुछ नॉर्म्स हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। इससे क्वेश्चन आप देखेंगे कि हमेशा बनते हैं। ओके, फर्स्ट पेपर में भी बनेगा, सेकंड पेपर एजुकेशन में भी आपके क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में 4 तरीके की यूनिवर्सिटी पाई जाती है। पहली जो आपकी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चौथी आपकी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप उसको देख सकते हैं जाके। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको फुलफिल करना जरूरी है। ओके, तो ये आप क्राइटेरिया देख लीजिए। पहला क्राइटेरिया इसका होता है कि 20 ईयर तक वो अपनी सेवा दे रही है। ठीक है, यानी वो सेवा में है या फिर एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, सेवा में है मतलब अपना काम वो कर रही है, बच्चों को पढ़ाई करा रही है 20 ईयर तक। उसके बाद उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ और क्राइटेरिया है, वो देख लीजिए। NIRF रैंकिंग, आप सबको पता है NIRF रैंकिंग जो भी लॉन्च हुई थी, थोड़े दिन पहले आई थी। तो उसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटी है, ओके, उसका टॉप 50 होना चाहिए। टॉप 50 इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी काम कर रही है अच्छे से, मेडिकल के फील्ड में कोई है, ठीक है, या फिर कोई एग्रीकल्चर में है, या फिर रिसर्च के फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें ये होना चाहिए कि जब NIRF रैंकिंग आती है तो उसके टॉप 50 की लिस्ट में उसका नाम, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। ओके, दूसरा एक होता है कि एक आती है NIRF की ओवरऑल रैंकिंग आती है। ओके, ओवरऑल रैंकिंग में वो कितना होना चाहिए, टॉप 100 में होना चाहिए। ओके, तो टॉप 50 में उस पर्टिकुलर एरिया मैंने लिखा है शॉर्ट में, और ओवरऑल उसका क्या होना चाहिए, 100 रैंकिंग के अंदर NIRF में आनी चाहिए, तभी उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो NAAC होता है, ठीक है, असेसमेंट एंड एग्रीगेशन जो बॉडी है, जो एग्रीगेट करती है, असेसमेंट करती है, तो उसका होना चाहिए कि लगातार 3 सालों तक, जो पिछला 3 साल उन्होंने किया है, मतलब 3 बार जो हुआ है, तो लगातार उसको NAAC के द्वारा जो उसको पॉइंट दिया जा रहा है, उसको कितना होना चाहिए पॉइंट, उसका 3.26। ओके, CGPA। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि CGPA क्या होता है। ओके, CGPA आप गूगल में भी देख सकते हैं अगर आपको आता है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो NAAC के द्वारा 3.23 CGPA उसको लास्ट 3 बार में दिए, मतलब इससे कम उसकी ग्रेडिंग नहीं हुई, इससे कम पॉइंट उसको नहीं मिला हो, एक ये क्राइटेरिया है, तब वो डीम्ड बनेगा। तीसरा देखिए, फैकल्टी वर्क। फैकल्टी वर्क है जो वहाँ की फैकल्टी है, जो वहाँ के टीचर हैं, ठीक है, उनका एक साल में कम से कम 2 पेपर उनका पब्लिश हो। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा कि एक साल में आपका 2 पेपर आना ही चाहिए, चाहे वो पीयर रिपोर्ट जनरल हो, या आप स्कोपस में कर सकते हैं, या आप वेब ऑफ साइंस, बहुत सारे जनरल्स होते हैं, किसी में ना किसी में आपका 2 पेपर आना ही चाहिए। आपकी जो फैकल्टी है वो वर्क करनी चाहिए। ओके, तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि 2 पेपर आपके हर फैकल्टी का आना चाहिए, साल में 2 पेपर। ओके, एवरी ईयर। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया आपकी ये हो गई। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए 4th नंबर में, स्टूडेंट। इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो बताया गया है, तो वो कितना होना चाहिए, 1.20। ओके, 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, तो एक रेशियो भी आपका फुलफिल होना चाहिए। ये जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कितने होंगे, 100 फैकल्टी होगी एवरी 2000 स्टूडेंट। ठीक है, तो एक ये भी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास 100 टीचर होने चाहिए, 100 टीचर होने चाहिए और 2000 बच्चे होने चाहिए, तो एक ये भी क्राइटेरिया इसमें होता है। और डिपार्टमेंट का देखिए, MENT यहाँ पे होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट के बारे में क्या बोला गया है कि आपके पास कम से कम 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट होने चाहिए।
पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट होने चाहिए, और ये डिपार्टमेंट अभी तुरंत के ना बने हो, मतलब 3 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हों, ठीक है, 3 ईयर तक अपनी सेवाएं दे चुके हों, तो ही इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी, 20 साल तक वो सेवा दी हो, ठीक है, और NIRF रैंकिंग जो है उसमें टॉप 50 में हो, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में वो वर्क कर रही है, और OLR रैंकिंग कितनी हो, टॉप 100 में आनी चाहिए। तीसरा इसमें क्या है कि नैक के बारे में, कि नैक के द्वारा उसको 3.26 के नीचे उसको CGPA न दिया गया, उसके ऊपर दिया गया या फिर यहाँ तक दिया गया। फैकल्टी वर्क का क्या है कि 2 पेपर हर ईयर आने चाहिए हर फैकल्टी के, और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:20, यानी उसके पास टीचर 100 होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 100 टीचर उसमें होने ही चाहिए, और स्टूडेंट कितने होने चाहिए, कम से कम 2000। डिपार्टमेंट का क्या बताया गया है कि 5 उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट होने चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट की बात हो गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और डिपार्टमेंट आप आर्ट एंड साइंस ले, आर्ट के ले लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ले लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें जो डिपार्टमेंट जो होते हैं, तो 5 डिपार्टमेंट होने चाहिए, और वो डिपार्टमेंट 3 साल तक वर्किंग में हो। ओके, तो इतना क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तभी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड में बदलती है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि CGPA का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट से जुड़ा है, तो नेक्स्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है, इसको जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल।